गेयत नाम के व्यक्ति के पास एक केस आता है। जो पेशेंट था उसने सल्फ्यूरिक एसिड पिया था, सुसाइड का अटेम्प्ट किया था और उसके बाद उसे परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो गई थी। इसके बाद दो और केसेस आते हैं गेयत के पास। इनमें क्या हुआ था कि ये केसेस जो है अल्कोहलिक्स थे, ये दोनों पेशेंट्स। लेकिन इनमें अब जो हो रहा था वो हो रहा था डेलिरियम ट्रेमेंस। बहुत कंफ्यूजन था पेशेंट्स को, ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी थी, इरेगुलर हार्ट बीट थी। हो सकता है एसिड की वजह से, अल्कोहल की वजह से ये सिम्टम्स हुए हों। लेकिन इन केसेस में कुछ और था जो एक डिजीज की तरफ बढ़ने वाला था। अब गेयत जो है बड़े ऑब्जर्वेंट थे, तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा सो भी रहे हैं, सोमनोलेंस है, इनकी आई मसल्स पैरालाइज्ड है, ऑफ्थेल्मोप्लेजिया है और इनके बॉडी मूवमेंट्स जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, इनकोऑर्डिनेशन है, एटैक्सिया है। अब ये व्यक्ति जब ख़त्म हो गए तो गेयत ने खुद इनकी ऑटोप्सी की। उसमें ये पाया कि एक पर्टिकुलर टाइप के लीजन्स प्रेजेंट हैं। कहाँ? थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के पास और साथ साथ एक्विडक्ट में भी। अब एक्विडक्ट क्या है? 15 mm की एक छोटी सी डक्ट है जिसमें CSF फ्लो होता है थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में, यानी ब्रेन में जो फ्लूइड है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो फ्लो होता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। गेयत ने सोचा कि इतने सारे सिम्टम्स मेयर अल्कोहलिज्म की वजह से हो सकते हैं, लेकिन ये केस तो कुछ और ही नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने पाया कि ये थायमीन यानी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकते हैं और अक्यूट बेरी के केस में क्यों इसे रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब बहुत सारे कोरिलेशंस भी मिलने लगे। तो फार ईस्ट से एक न्यूज़ आती है, जापान में खबर आने लगी कि जो कुछ इन्फेंट्स हैं उनको मिल्क इंटॉक्सिकेशन होने लगा है। अब ये कैसे हो सकता है? उन इन्फेंट्स की ऑटोप्सी में देखा तो तनाका ने ऑब्जर्व किया कि ये लीजन्स तो वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी से सिमिलर हैं, वही हैं। एक जगह पे प्रिकेट ने ये देखा कि जो फोकल वैस्कुलर लीजन्स हैं ऐसे रेट्स की ब्रेन स्टेम में जो B1 की डेफिशिएंसी पे जी रहे थे वो भी प्रेजेंट है, लेकिन उन्होंने उनकी सिमिलैरिटी वर्निक्स लीजन से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अब ये जो कोरिलेशन है, ये जो रिलेशन है, ऑब्जर्व किया अलेक्जेंडर और उनके कलीग्स ने, जिन्होंने थायमीन डेफिशिएंट पिजन्स में ऐसे लीजन्स देखे और उन्होंने इसको वर्निक्स सिंड्रोम से सिमिलर आइडेंटिफाई किया। अब एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ऑफ डिजीज देखा गया फॉक्सेस और मिंक्स में, जिनको खाली रॉ फिश की डाइट दी जाती थी, जो कि विटामिन B1 के एडमिनिस्ट्रेशन से प्रिवेंट हो रही थी ये डिजीज। और धीरे धीरे ये पाया गया कि रॉ फिश में एक सब्सटेंस होता है जो विटामिन B1 को इनएक्टिवेट करता है। अब धीरे धीरे ये पाया गया कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी में देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ पायरुवेट इन ब्लड एंड ब्रेन, जिसकी वजह से वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जब इतनी रिसर्च चल ही रही थी तो प्रिजन कैसे पीछे रह सकती है? प्रिजन में तो होनी थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो वॉर के प्रिजनर्स थे उनमें देखा गया कि विटामिन B1 और नॉन फैट कैलोरीज का रेशियो जो है 0.194 से कम हो जाता है, तब जो है ऐसे डिजीज डेवलप होते हैं। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी इसके बाद उसको रिगार्ड करने लगे एज अ सेरिब्रल फॉर्म ऑफ बेरी। तो ब्रेन जो है, क्योंकि थायमीन से इट इज कंपैरेटिवली रिचर देन अदर ऑर्गन्स, इसी वजह से सेरिब्रल थायमीन सीम्स टू बी मोर स्टेबल। लेकिन सिवियर डेफिशिएंसी के केस में, थायमीन की सिवियर डेफिशिएंसी के केस में ब्रेन को भी इफेक्ट होने लगता है। तो इतना वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी के डिस्कवरी के बारे में जानने के बाद एक और चीज़ जान लेते हैं कि चार्ल्स गेयत ने इसे 1875 में ऑब्जर्व किया था, तो कार्ल वर्निक ने इसको 1881 में डिस्क्राइब किया था। इसीलिए इसको कहती हैं गेयत वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी।
क्योंकि इसके पैथोग्नोमिक साइंस बहुत टाइम तक एब्सेंट रहते हैं, इसीलिए इसका डायग्नोसिस जो है क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल असेसमेंट पर ही निर्भर करता है। और जब तक ये प्रेजेंट करती है तब तक ये बीमारी जो है पेशेंट के लिए एक लीदल इमरजेंसी कंडीशन बन चुकी होती है, जिसको मैनेज करना डॉक्टर्स के लिए एक जो है चैलेंजिंग टास्क कई बार बन जाता है। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी अंडर न्यूट्रिशन की वजह से होती है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है, और ये जो है अल्कोहलिक्स में ही नहीं बाकी ऐसे लोगों में भी हो सकती है जो जिनके पास ऐसी कोई क्रॉनिक कंडीशन या अक्यूट कंडीशन रही हो जिसमें मैलन्यूट्रिशन काफ़ी हद तक रहा हो। कुछ चीज़ों का नाम है हाइपरेमेसिस ग्रेविडम, थायरोटॉक्सिकोसिस, पेप्टिक अल्सर, स्टमक कैंसर, डिओडनल और जेजुनल रिसेक्शन, बेरियाट्रिक सर्जरी, एनोरेक्सिया नर्वोसा, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग एंड प्रोलॉन्ग्ड पेरेंटरल न्यूट्रिशन। इन कंडीशंस की वजह से जो अंडर न्यूट्रिशन होता है उसकी वजह से भी वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी हो सकती है। कंफ्यूजनल सिंड्रोम, एटेक्सिया एंड ओक्यूलोमोटर डिसऑर्डर, ये 3 चीज़ें मेजरली डिस्क्राइब करती हैं वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी को। जो वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी की शुरुआत होती है वो ज़्यादातर एपैथी, डिसइंटरेस्टेड थिंग्स से होती है और स्पीच पेशेंट की जो है मिनिमम हो जाती है। स्पीच कम होने के कारण जो उसमें डेवलप हो रहा होता है कन्फ्यूजन और डिसओरिएंटेशन और लॉस ऑफ मेमोरी छिपता जाता है। आइज़ के सिम्टम्स पे देखें तो ज़्यादातर शुरुआत होती है निस्टैग्मस से, यानी इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ आइज से, और साथ साथ वीकनेस ऑफ एक्सटर्नल रेक्टाई आइज़ में, और इस जो कि लीड करता है फर्दर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया में। इससे शुरुआत होती है। एटेक्सिया जो है एटेक्सिया ऑफ स्टैंस एंड गेट होता है, जिसमें जो है बंदे को चलने में दिक्कत होती है और इनकोऑर्डिनेशन रहता है उसके मूवमेंट्स में, मेजर मूवमेंट्स में। धीरे धीरे वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी के पेशेंट में जो है मेंटल डिस्टर्बेंस भी होने लगती है। एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी का, वो ये देखा गया है कि वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी में फास्टिंग ब्लड पायरुवेट हमेशा एलिवेटेड होता है, और फिर ग्लूकोज के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद टेंडेंसी होती है कि वो फर्दर एलिवेट हो जाए, कम नहीं होगा, वो और बढ़ जाएगा। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो डायग्नोसिस में हेल्प करता है। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी की डायग्नोसिस सही होगा तभी डिजीज़ का मैनेजमेंट सही होगा। जो वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी का मैनेजमेंट है वो ये है कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो एलोपैथिक डॉक्टर्स दवाइयाँ देते होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। दूसरा, थायामीन का एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर किया जाता है आईवी के थ्रू, क्योंकि उस वक्त कंडीशन शायद ओरल लेने की कमी होती है, और जैसे पेशेंट बेटर होता है उसको ओरल सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन B1 रिकमेंड की जाती है। होम्योपैथी का जो रोल है वो वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी में थोड़ा लिमिटेड है। जब उसके जो सिम्टम्स आप बेटर करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी अगर कंडीशन है तो फिर वो इमरजेंसी मेडिसिन डील करेगी। जहाँ तक कि जो सिम्टम्स हेल्प ठीक करने में मदद कर सकते हैं वो अगेन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद जो गेट में प्रॉब्लम हुई है, जो स्पीच में प्रॉब्लम हुई है, वो सप्लीमेंटेशन के साथ यदि होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा।